प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके अपने YouTube चैनल ए विलेज टीचर से एस के त्रिपाठी बोल रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कविता नंबर 4 के कवि थॉमस ग्रे के जीवन के बारे में प्रकाश डाला था। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबे बन नहीं पाते, किसी कारणवश वो कट जाते हैं, मोबाइल में जगह नहीं है, ऐसा कुछ है, इसलिए वीडियो कट जाते हैं। तो अब हमने इस नेक्स्ट वीडियो में कविता के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर कविता पढ़ते समय वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है या कट जाता है तो अगले वीडियो में शेष कविता के बारे में हम आपको समझाएंगे। आइए कविता पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ी सी प्रस्तावना जो पिछले वीडियो में हम दे चुके हैं कि कविता का नाम है एन इलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, एक शोक गीत जो देहात के कब्रिस्तान में बैठ करके लिखा गया। कवि थॉमस ग्रे शाम के समय कब्रिस्तान में बैठा हुआ है। सामने की कब्रों को देख करके वह दुखी है और उनमें दफन मुर्दों के बारे में सोचकर, जो कभी जीवित इंसान थे उनके जीवन काल के बारे में सोच करके वो दुखी है, वो दलित है, अपने दुख या शोक को अपने स्टैंजास में वर्णित कर रहा है। आइए पहले स्टैंजा को देख करके बाकी कुछ जानते हैं। पहले स्टैंजा आपको सामने नजर आ रहा है, आप देखिए, लिखा हुआ है द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोविंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज weary वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। कर्फ्यू का मतलब जो दंगे आज के समय लगाया जाता है वो कर्फ्यू भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो कर्फ्यू शब्द आया हुआ है ये गिरजाघर में जो घंटी बजती है उस शब्द को कर्फ्यू बोला जाता है इंग्लैंड में। तो शाम का समय है, गिरजाघर में घंटी ही बज रही है, कर्फ्यू का शब्द है गिरजाघर में बजाई जाने वाली घंटी। और टाल माने बजना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक वचन में वाक्य लिखा हुआ है द कर्फ्यू टॉल्स, गिरजाघर की घंटी बजती है। आप कह सकते हैं कि गिरजाघरों की घंटियां बज रही हैं, आप बहुवचन में भी बोल सकते हैं। तो यह समझना है कि इंग्लैंड में एक प्रथा है, जब शाम होती है उस समय गिरजाघरों में घंटियां बजती हैं, उस समय लोग अपने घरों की बत्तियां रोशनी बुझा देते हैं। उस शाम के होने का संकेत होता है। द कर्फ्यू टॉल्स, गिरजाघरों में घंटियां बज रही हैं। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, नेल अंतिम संस्कार के बजाई जाने वाली घंटी को बोलते हैं। ईसाइयों में जब मुर्दे दफन किए जाते हैं तो वहाँ के प्रीस्ट या पादरी लोग घंटियों को बजवाते हैं। उस घंटी की आवाज, घंटी को नेल बोलते हैं। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, पार्ट माने विदा होना, अस्त होना, डे माने दिन। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, ये दिन के विदा होने की घंटी है, दिन के अंतिम संस्कार की घंटी है, अर्थात दिन समाप्त होने को है। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, गिरजाघरों में घंटियां बज रही हैं, जो इस बात का संकेत है कि अब दिन समाप्त होने को है। और शाम के समय जो गतिविधियां होती हैं, घटनाएं होती हैं, वो सारे इसमें दी गई हैं कि गिरजाघरों में घंटियों का बजना। और अगली लाइन में क्या संकेत है? द लोविंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली, लो माने रमाना होता है, हर्ड माने झुंड होता है, वाइंड शब्द के बहुत सारे अर्थ है। पोएट्री में विंड को हवा बोलते हैं, वाइंड माने घड़ी में चाबी देना, ऐठना, चलना आदि, यहाँ चलना ही अर्थ है। द लोविंग हर्ड वाइंड, पशुओं का रमाता हुआ झुंड चलता है। लो माने रमाना, जानवरों गाय आदि के रमाने को लो बोलते हैं। हर्ड माने झुंड होता है। द लोविंग हर्ड वाइंड, पशुओं का रमाता हुआ झुंड चल रहा है। स्लोली, धीरे धीरे, कहाँ से? ओवर द ली, चरागाह के ऊपर से। ली माने ग्रासलैंड, पास्चर लैंड, मीडो, चरागाह। चरागाह की कई एक अंग्रेजी जो हमने बोली है सभी हैं, उनमें से ली माने भी चरागाह होता है। दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है द लोविंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली, पशुओं का रमाता हुआ झुंड धीरे धीरे चरागाह के ऊपर से गुजर रहा है। शाम के समय तो यही होता है बहुत सारी जगहों में, विभिन्न देशों में, गांवों में
शाम के समय वो जानवर लौटते हैं चरने के बाद, जो सुबह निकल गए थे चरने के लिए अपने चरागाहों की तरफ। वही इस स्टैंजा में, इस दूसरी पंक्ति में वर्णन किया गया है। तीसरी पंक्ति में आप देखिए क्या लिखा है, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वीरी वे। प्लाउ माने हल चलाना होता है, मैन माने किसान, प्लाउमैन हलवाहा अर्थात किसान। द प्लाउमैन किसान, होमवर्ड घर की ओर, प्लॉट्स चलता है, इज वीरी वे अपने थके हुए रास्ते में। प्लॉट माने चलना, भारी कदमों से चलना, वीरी माने थका हुआ, वे माने रास्ता, थका हुआ रास्ता लिखा हुआ पंक्ति में। इस पंक्ति में ट्रांसफर्ड एपिथेट अलंकार है, यहाँ एक मीनिंग को ट्रांसफर कर दिया गया है। वास्तव में किसान थका हुआ है, लेकिन लिख दिया गया थका हुआ रास्ता। ऐसे बहुत जगह देखने को मिलता है। अब हम बताएंगे नहीं, गानों वगैरह में ऐसी कल्पनाएं मिलती हैं कि ये अलंकार प्रयोग होता है। तो आप समझिए, सही अर्थ तो ये कि थका हुआ किसान अपने घर की तरफ जा रहा है। होमवर्ड, वार्ड माने की ओर होता है, वार्ड माने ताले की जड़ भी होता है, वार्ड माने अस्पताल का एक कमरा भी विशेष होता है, वार्ड माने नगर का एक मोहल्ला भी होता है। वार्ड माने की ओर, वार्ड से जोड़ करके तमाम शब्द बनाते हैं, जैसे कि स्कूल वार्ड, अप वार्ड, डाउन वार्ड, फॉरवर्ड, बैक वार्ड। तो यहाँ पे है होम वार्ड, घर की ओर। थका हुआ किसान घर की तरफ जा रहा है, अपने थके हुए रास्ते पर लिखा हुआ है। आप बोलेंगे थका हुआ किसान अपने घर की तरफ जा रहा है। एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, एंड लीव और छोड़ता है, द वर्ल्ड संसार को, काहे में, टू डार्कनेस अंधेरे में, एंड टू मी और मुझे भी, संसार को और मुझे भी अंधेरे में छोड़ रहा है। कौन? वो किसान। तो ये तो बहुत अच्छी कल्पना की गई है। यहाँ पर अर्थ ये बोलेंगे कि संसार में अंधेरा छा रहा है और कवि के हृदय में भी अंधेरा छा रहा है, क्योंकि सामने जो कब्रें हैं उनको देख करके कवि बड़ा दुखी है। दुख का होना यही संकेत है, दिल में अंधेरा छाना। पूरे स्टैंजा का अर्थ फिर से मिलाइए। शाम का समय हो गया है, गिरजाघरों में घंटियां बज रही हैं, जो दिन के समाप्त होने का संकेत है। पशुओं का रमाता हुआ झुंड धीरे धीरे चरागाह के ऊपर से गुजर रहा है। थका हुआ किसान अपने घर के रास्ते पर है, अर्थात घर को वापस लौट रहा है, और पूरे संसार में अंधेरा छा रहा है और कवि के हृदय में भी अंधेरा छा रहा है। अब दूसरे स्टैंजा को देखना है, क्या लिखा है कवि ने कि beneath those rugged elms that youth is said, where heaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell, each in his narrow cell, forever late, the rude forefathers of the hamlet sleep। कवि लिखता है कि beneath those rugged elms, beneath माने नीचे, those माने उन, rugged माने खुरदरे या भद्दे, एम ये एक पेड़ का नाम है, एम नामक पेड़, यानी चिराबेल कहते हैं हिंदी में, चिराबेल का वृक्ष। तो चिराबेल कहना मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, मैं एम ही बोल रहा हूँ यहाँ पे। उन भद्दे एम नामक पेड़ों के नीचे, beneath those rugged elms, that youth is said, उस यू नामक पेड़ की छाया में, एक सदाबहार वृक्ष को यू बोलते हैं। उन भद्दे एम नामक पेड़ों के नीचे, उस यू नामक पेड़ की छाया में, वेयर हीव्स द टर्फ, हीव माने उठना या उठाना होता है, और टर्फ माने सूखी घास का मैदान होता है। वेयर हीव्स द टर्फ, जहाँ सूखी घास का मैदान उठता है। काहे में? इन मैनी ये मॉल्डरिंग हीप, मैनी ये माने अनेकों, मॉल्डरिंग माने मिट्टी झरते हुए, हीप माने ढेर। जो सूखी घास का मैदान है वो अनेक मिट्टी झरते हुए ढेरों में लिखता है, उठता है। बहुत अच्छी कल्पना, बहुत अच्छी लिखने की स्टाइल है कवि की। किस तरीके से लिखा है? ऐसे नहीं लिखा है कि सूखी घास का मैदान है, वहाँ यू और एम नामक पेड़ खड़े हैं, जबकि इस तरीके से लिखा है, उन भद्दे एम नामक पेड़ों के नीचे, उस यू नामक पेड़ की छाया में, जो सूखी घास का मैदान है वो अनेक मिट्टी के झरते हुए ढेरों में उठता है। इसका मतलब क्या है कि जो सूखी घास का मैदान है वो उठता है। मैदान का उठना अर्थात वो कब्र है, जहाँ पे कब्र बनी है वहाँ मैदान उठा हुआ दिखाई देता है, तो वही कब्र है।
सूखी घास का मैदान अनेकों मिट्टी के झरते हुए ढेरों में उठता है, मैदान उठता है, वो कब्र है। और कब्र इतनी पुरानी हो चुकी है कि उनमें दीमक लग चुकी है और अब उनमें से मिट्टी झर रही है। पुराने समय की बनाई हुई कब्रें थी, वो आजकल जैसी नहीं कि प्लास्टर बहुत अच्छी सीमेंटेड बनी हो, और फिर गांव के वो सीधे साधे पूर्वजों की, गरीब लोगों की कब्रें हैं, वो कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी और इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि उनमें से अब मिट्टी झर रही है। आइए इन दो लाइनों का अर्थ अभी समझते हैं एक साथ। उन भद्देव नामक पेड़ों के नीचे, उस ईव नामक पेड़ की छाया में, जो सूखी घास का मैदान है, उसमें मिट्टी की कब्रें बनी हुई हैं जो इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि उनमें से अब दीमक लगी है तो मिट्टी झर रही है, वो जर्जर कब्रें हैं। तो इन कब्रों में ईच इन हिज नैरो सेल, ईच माने प्रत्येक, अर्थात प्रत्येक मुर्दा जो कभी जीवित इंसान था, तो प्रत्येक इन हिज नैरो सेल, नैरो माने सकरी, सेल माने कोठरी, प्रत्येक अपनी सकरी कोठरी में, यानी कब्र में, सकरी कोठरी कब्र है, फॉरएवर हमेशा के लिए लेटा हुआ है। इनमें से प्रत्येक कब्र में एक मुर्दा लेटा है। कौन? द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। रूड माने तो वैसे असभ्य या रुखड़ा होता है, लेकिन ये अर्थ कहेंगे सीधा साधा या भोला भाला। वो सीधे साधे पूर्वज, फोर फादर्स माने एंसेस्टर्स या पूर्वज ऑफ द हैमलेट माने छोटा सा गांव, छोटा सा गांव, पुरवा या पल्ली, वहाँ दक्षिण भारत में पल्ली बोलते हैं, यहाँ पुरवा या नगला ऐसे बोलते हैं। आपके उत्तर प्रदेश में जहाँ 20 से ज्यादा घर न हो, लगभग ऐसा छोटा सा गांव, उसको हैमलेट कहते हैं। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, छोटे से गांव के सीधे साधे पूर्वज सो रहे हैं कहाँ? अपनी अपनी कब्रों में। आइए इस स्टैंजा को दोबारा समझते हैं कि beneath those rugged elms that it is said where heaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid the rude forefathers of the hamlet sleep। पूरे चारों लाइनों का अर्थ है, उन भद्देव नामक पेड़ों के नीचे, उस ईव नामक पेड़ की छाया में, जो सूखी घास का मैदान है, वहाँ कब्रें बनी हुई हैं मिट्टी की। वो कब्रें इतनी पुरानी हो चुकी हैं, जर्जर हो चुकी हैं कि उनमें दीमक लग गई है, मिट्टी झर रही है। उस प्रत्येक कब्र में एक मुर्दा लेटा हुआ है, हमेशा के लिए लेटा हुआ है। कौन? वो छोटे से गांव के जो सीधे साधे पूर्वज हैं ना, वो हमेशा के लिए लेटे हुए हैं। और शेष अगले स्टैंजास के जो अर्थ हैं वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। हो सकता है कि बीच में ये वीडियो कट ना जाए, इसलिए पहले इसका हम पूरी व्यवस्था करेंगे, ताकि वैसे भी 13 मिनट का वीडियो बन चुका है, ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो अगले वीडियो में आप बचे हुए 3 स्टैंजा का अर्थ हम आपको देने की कोशिश करेंगे।